ओके, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है दोस्तों? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज़ एक बार बताएंगे। ठीक है, चलिए। मुझे भी अभी शो हो रहा है वीडियो। ऑल गुड। ठीक। तो प्रियंका, तुलसी, प्रीति, रियाज, सपना, प्रकाश, कैसे आप सभी लोग? दीपू। टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है आपको राहुल। यूनिट को टॉपिक में तोड़ लीजिए और फिर टेस्ट लगाइए। आरती, जो प्रियंका लास्ट अटेम्प्ट कैसे? तृप्ति, ठीक है। दीपू, स्नेहा, ओके। चलिए सर, वॉइस कम आ रही है, थोड़ा और बढ़ा लीजिए। अब देखिएगा और अब बताइएगा आवाज़ सही है या नहीं है। मैंने जितना भी हो सकता था मैक्सिमम कर दिया है दोस्तों। ठीक। थैंक यू, थैंक यू। चलिए दोस्तों, तो कक्षा को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म पर। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जहां पर आज से हमें भारत के भूगोल को पढ़ना शुरू करना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करना है। आइडियली पहले हमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए था, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की घोषणा हो चुकी है और प्रीलिम्स में इंडियन ज्योग्राफी का सेगमेंट ज़्यादा बड़ा है और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेगमेंट प्रीलिम्स में आता है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। वो पहले ही हम मैपिंग के थ्रू कवर कर चुके हैं। तो अब हम भारत का भूगोल पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इस कोर्स के बारे में कुछ बहुत बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो कोर्स है, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स है, ये प्रीलिम्स के लिए तो होगा ही होगा, पर प्रीलिम्स के साथ साथ ये मुख्य परीक्षा के लिए भी होगा, ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी होगा। मतलब ये कोर्स आपका प्री प्लस मेंस की अप्रोच पर चलने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा में ये हमारे पाठ्यक्रम की इकाई नंबर 4 को कवर करेगा, यूनिट नंबर 4 को कवर करेगा, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों दी गई है। तो ये इंडियन ज्योग्राफी वाले सेगमेंट को कवर कर रहा होगा। फिर मुख्य परीक्षा में दोस्तों, मेंस एग्जामिनेशन में ये कवर करेगा पेपर 1 पार्ट बी यूनिट 2। उसमें भी दिया गया है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। तो अपने सिलेबस से अब आप इन 2 इकाइयों को भी काट पाएंगे, क्योंकि ये 2 इकाइयां आने वाली 30 या 40 क्लासेस में हम कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से एमसीक्यू लगाते हुए, मेंस के क्वेश्चन आंसर करते हुए इस टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है। तो ये हमारी 2 इकाइयों को कवर करेगा। सिलेबस क्या है, ये अभी आने वाले थोड़ी ही देर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब वही कुछ बातें इस कोर्स के बारे में, बेसिक सवाल जो होते हैं कि सर इसकी भाषा क्या होगी, लैंग्वेज क्या होगी। तो दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। नोट्स हालांकि आपको अलग अलग दिए, ठीक है। इसमें हम दोनों भाषाओं में करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि हमने आपको नोट्स अलग दिए थे डिजास्टर मैनेजमेंट के, ठीक इसी तरह इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स हिंदी और इंग्लिश के आपको हम अलग अलग प्रोवाइड कर देंगे। अगला सर, पीडीएफ। पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि जो नोट्स मैं आपको यहाँ बोल बोल करके, डिक्टेट करके या बोर्ड पर लिखवाऊंगा, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्लास नोट्स बनाना मैंडेटरी है, पीडीएफ आपके लिए सेकेंडरी रहेगी।
तो आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी के अब सिर्फ और सिर्फ दो सोर्स होंगे। एक सोर्स होगा जो क्लास नोट्स हम आपको बनवाएंगे और दूसरा सोर्स होगा पीडीएफ। इसके अलावा ना आप कोई पुस्तक लेंगे ना कोई गाइड लेंगे। दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। बस आपको इतना ही पढ़ना है दोस्त, ठीक है। तो आपको बस पीडीएफ मिलेगा, लेकिन प्रायोरिटी आप किसको देंगे? तो प्राथमिकता आपको क्लास नोट्स को देना है। अगला सवाल सर एमसीक्यू। बिल्कुल हम एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। क्लास में बहुत से प्रश्न लगाएंगे, लेकिन क्लास में आप जानते हैं कि एक सीमा है हमारे पास, समय सीमा में हमें टॉपिक को ख़त्म करना है। इसलिए क्लास में शायद हम 20 या 30 प्रश्न ही लगा पाएँ, लेकिन क्लास के बाद जो आपको टेस्ट दिया जाएगा तो हर टॉपिक से मिनिमम मान के चलें 20 प्रश्न और मैक्सिमम लेकर के चलें 150 प्रश्न तक आपको दिए जाएंगे। जैसे भारत का हम पहला अध्याय पढ़ेंगे, भारत का सामान्य परिचय, तो उसका 150 एमसीक्यू, एक पूरा प्रॉपर वेबसाइट पे टेस्ट। और अगर वेबसाइट पे आप नहीं जा पा रहे हैं तो आपको हम पीडीएफ भी उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू होंगे। छठवा, मुख्य परीक्षा के प्रश्न कैसे करेंगे सर? मेंस के क्वेश्चन। तो जैसा हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में किया था, टॉपिक पढ़ेंगे और उसी टॉपिक के साथ उसके प्रश्न को लिखते जाएंगे, उसी टॉपिक के साथ हम उसके क्वेश्चंस को लिखते जाएंगे। जैसे अभी मान लीजिए हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, तो 3 नंबर में छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं कि सर क्रीक क्या है, मन्नार की खाड़ी क्या है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो अक्सर बन जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हम साथ में लिख लेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले दिन उनके मॉडल आंसर पर हम चर्चा कर लें। अब अभी में से बहुत से लोग तुरंत ही बोलने लगेंगे कि सर अभी प्रारंभिक परीक्षा का समय है, आंसर लिखना। तो हम इस पे ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि ज़्यादा समय नहीं देना है, पर 15 मिनट आप दे सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए, ताकि आपकी तलवार की धार कम ना हो। कहते हैं ना कि तलवार का उपयोग करो या ना करो, लेकिन उसकी धार को ठीक करते रहना चाहिए, क्योंकि युद्ध तो आपको करना है। प्रारंभिक परीक्षा निकालने के बाद मुख्य परीक्षा तो आपको देना है, तो उस युद्ध की तैयारी भी साथ ही साथ में आपको करते जाना है, ठीक है। तो साथ में दोनों चीजें आप लेकर के चलेंगे। हम टॉपिक पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे। और उसके अलावा आप ये भी जानते हैं, जैसा हमने डीएम में किया था कि हर चैप्टर के बाद उसके संभावित प्रश्न दिए थे, तो इस बार भी हम ऐसा करेंगे। हर चैप्टर के बाद उससे जुड़े हुए संभावित प्रश्न हम आपको लिख करके दे देंगे, ताकि और प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं चीज़ों की, तो वो भी आप कर पाएं और टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब इस सब में नोट्स बनाने के बारे में जरा कुछ बातें ध्यान से सुन लें, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। नोट्स मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट। जितने अच्छे, व्यवस्थित और खूबसूरत नोट्स आप बनाओगे, आपको पढ़ने में और रिवीजन करने में उतनी ज़्यादा मदद मिलेगी। सबसे पहली एडवाइस नोट्स बनाने के लिए दोस्तों, स्पाइरल कॉपी लीजिए, स्पाइरल, और ब्लैंक पेज की कॉपी लीजिए, ब्लैंक पेज, ठीक है। अब एक गाना सुने होंगे आप लोग, अगर सुना है तो अच्छी बात है, कि कोरा कागज है ये मन मेरा। सुना है आप लोगों ने? टूट ना जाए सपने मैं डरता हूँ। बहुत प्यारा गाना है, बहुत ही सुंदर गीत है, सुनिएगा कभी भी आपको मौका मिले तो। याद रखना दोस्तों, कोरे कागज पर ही आशिक का सही और अच्छा नाम लिखा जाता है। तो इसी तरह ज्योग्राफी साइंस से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है, और इसमें आपको चित्र बनाने होंगे, डायग्राम बनाने होंगे। तो अगर आपने लाइन वाली कॉपी ले ली तो कई जगह आप वो डायग्राम नहीं बना पाए, ठीक है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि मुख्य परीक्षा में लाइन वाली कॉपी में लिखना है, तो उसके लिए जब आप आंसर लिखें तो लाइन वाली कॉपी में लिखें, लेकिन नोट्स आप, मेरे जो नोट्स हैं ज्योग्राफी के, ये आप वाइट पेपर में ही बनाइएगा, कोरे कागज वाले रजिस्टर में ही बनाइएगा, स्पाइरल कॉपी में, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें और आप ध्यान रखें कि स्पाइरल, ब्लैंक, कम से कम 4 प्रकार के पेन रखिए दोस्तों, एटलीस्ट 4 अलग अलग रंग के पेन। मुख्य रंग तो आपका नीला ही होगा, जिससे आपको मान के चलें कि 80% नोट्स बनाना है, पर उसके अलावा रेड हो गया, एक आध ब्लैक हो गया, ऐसे पेन भी रखें। तो जैसे हम डायग्राम बनाएंगे तो उसमें जैसे मैं 2-3 रंगों का प्रयोग करूंगा, तो आप भी 2-3 रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि नोट्स बनाते समय मार्जिन्स का बहुत ध्यान रखना है। एक मार्जिन का बहुत ध्यान रखना है और एक अलाइनमेंट का बहुत ध्यान रखना है। क्या होता है समझे जरा। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी कॉपी है इस तरह से,
तो इतना हिस्सा हमेशा छोड़ दीजिए कॉपी का। तो यहाँ पर आप प्रश्न लिख पाएंगे, कोई भी चीज़ अपडेट होनी है तो वो लिख पाएंगे। तो एक हिस्सा आप छोड़ के रखिए। ओके। दूसरा ये है कि अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि अगर कॉपी में आपने एक लाइन यहाँ से लिखना शुरू किया है तो दूसरी इसके नीचे से ही शुरू होगी, है ना। अगर इसकी सब हेडिंग है तो वो यहाँ से शुरू होगी। जिस तरह आप किताब पढ़ते हैं और किताब में आपको चीजें दी हुई होती हैं, उसी तरह के नोट्स आप कॉपी में बनाइए। देखिए हम सभी जानते हैं, डीएम में भी मैंने बार बार यही आपको सिखाया था कि नोट्स मेकिंग इतनी इंपॉर्टेंट आर्ट है कि अगर उस पर आपकी कमांड आ गई तो जब आप पेपर लिखने के लिए जाएंगे मुख्य परीक्षा का, दोस्तों वहां आपकी कमांड बहुत अच्छी होगी प्रेजेंटेशन में। बिकॉज दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। प्रश्न मुश्किल नहीं आते हैं, उस प्रश्न का जवाब सभी लोगों से बनेगा। हिमालय पर्वत की विशेषता बताइए, ये प्रश्न है एमपीपीएससी का। आप मुझे बताएं कि जो व्यक्ति एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, हर वो व्यक्ति इसका जवाब देगा कि हिमालय पर्वत की क्या विशेषता। तो आपके जवाब को तवज्जो क्यों दी जाए? इसीलिए क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन बेहतर होगा, इसीलिए कि आपकी क्रमबद्धता ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब विशेषताओं में आपने उन बिंदुओं को पहले लिखा होगा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, फिर आपने गौण बिंदुओं को लिखा होगा, फिर आपने माइनर पॉइंट को लिखा होगा। अब क्रमबद्धता बहुत महत्वपूर्ण होगी। ज्योग्राफी में सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय, तो पहली बात तो हिमालय के बारे में हमेशा ये लिखी जानी चाहिए कि ये 33 भूसन्नति से निर्मित एक वलित पर्वत, ठीक है। इट इज अ फोल्ड माउंटेन फॉर्म्ड बाय द टेथिस यूसिंक्लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जब भी आप हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ना या लिखना शुरू करेंगे। आंसर राइटिंग के हिसाब से हमेशा पेपर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़िए और अपने नोट्स को उसी हिसाब से ढालते जाइए। 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर, 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11। ठीक है, बहुत सारी चीजें लिखना है, लिखेंगे हम बहुत। तो ज्यादा से ज्यादा कलर का प्रयोग, अलाइनमेंट, डायग्राम, ये सारी चीजें हमें इसमें लेकर के चलना है। तो ये तो हो गई कोर्स की जानकारी। अब मुझे बताएं कोर्स से संबंधित कोई डाउट है क्या आपके पास? एनी अदर डाउट कोर्स से रिलेटेड, कि सर कोई बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में हो। लिखवाएंगे कैसे, तो वो हमने आपको बता दिया कि आधी चीजें बोर्ड पर और आधी चीजें बोल बोल करके मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगा। कॉपी के पेजेस लगभग 200, क्योंकि हमें प्री और मेंस दोनों कवर करना है, तो 150 से 200। नई कॉपी ले लीजिए महेश, नई कॉपी ले लीजिए, क्योंकि अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी कवर करना। अरे भाई नहीं, मैपिंग वाली कॉपी मत लिखिएगा। लगभग 40 क्लासेस लेकर के चलिए, ठीक है। 40 क्लासेस में हम कवर कर लेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है पुष्पेंद्र, 40 में खत्म हो जाएगा। और बताइए। बट थैंक यू, थैंक यू। आज आज एक काम करते हैं, देखो टीम से शायद कुछ इश्यू जा रहा है, टीम पीडीएफ नहीं डाल पा रही है, मैं आज पीडीएफ डाल देता हूँ, ठीक है। आज मैं पीडीएफ अपलोड कर लेता हूँ। अंजलि, नहीं आवाज़ तो सभी को आ रही है रानी, मुझे भी आ रही है। हाँ, ये परिधि ने बहुत अच्छी बात कही कि सर हमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ये बहुत अच्छी बात है। कई बार ना दोस्तों, ये मैं इस अपने कोर्स में जरूर कहूँगा, नोट्स मेकिंग वगैरह में सच में अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। अभी कुछ लोगों ने क्या किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लासेस में जो मैंने कक्षा में लिखवाया, मैंने नोट्स देखे टेलीग्राम पे भी जाके आप लोगों के, जो मैंने क्लास में लिखवाया वो नहीं लिखा, उन्होंने पीडीएफ उठाया और उसको लिख लिया। क्या फायदा हुआ इस चीज का? और जितने लोगों ने पढ़ा है वो जानते हैं कि पीडीएफ की भाषा थोड़ी मुश्किल है, उसकी भाषा थोड़ी साहित्यिक है, जबकि जो क्लास में हमने लिखा है वो इजी है, वो शॉर्ट लिखा हुआ है, वो सारी चीजें आसान भाषा में लिखी। तो अब ये गलती दोबारा मत कीजिएगा। क्लास में हम जो लिख रहे हैं, ट्रस्ट मी, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोबारा ये मत करेंगे, नहीं करेंगे आप लोग, क्लास पर ध्यान देंगे, ठीक। नहीं देखिए, वो सब तो हमें वैष्णवी इसमें मेंस के लिए पढ़ना है, जलवायु वगैरह, उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक दो टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। हाँ बुक कोई भी नहीं लेना है। एक एक प्रश्न अभी मैं आपको बता दूं, कोई भी किताब नहीं लेना, ठीक।
नो नीड टू बाय एनी बुक। मैं सारी चीज़ें, सारी किताबों का निचोड़ आपको यहाँ लिखवा दूंगा, तो जो नोट्स हैं बस आपको उन्हीं पर फोकस करना। ओके ओके, मैं एक बार बात करता हूँ। नहीं, अलग से ग्रुप नहीं है दोस्तों, ये इसी का ग्रुप है, एमपीपीएससी केएसजी का। हाँ दीपक बताइए। ऑब्जेक्टिव के लिए आप चाहे तो घटना चक्र ले सकते हैं, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव के लिए भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैं इतने सारे प्रश्न आपको दूंगा, मैं बहुत सारे प्रश्न आपको करने के लिए दूंगा, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दीपक। चले, तो मुझे लगता है अब हम शुरू कर सकते हैं। हाँ हो जाएगा करिश्मा, नो प्रॉब्लम। सर आपकी पुरानी पढ़ सकते हैं प्रिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्लास हम करेंगे तो कुछ नई चीजें निकल के आएंगे, तो क्लास जरूर कीजिएगा। नहीं, मैपिंग सफिशिएंट है। हाँ आशीष, इसलिए आपको रिकॉर्डिंग देखना चाहिए। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, चले, तो अब मुझे लगता है हम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप एक काम करेंगे, क्लास के बाद में, मैं आज पहली क्लास है इसलिए आपको अलग से मैं 15 मिनट का समय दूंगा, तो क्लास के आखिर में हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, बहुत अच्छे से इसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप एक काम करें, आप हेडिंग लगाएं पहले ही अध्याय में आप बेसिक लिखें, सिंपल लिखें, अभी अध्याय ना डालें, सीधा लिखें भारतीय भूगोल, इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी, और यही लिख लें। लिखते जाइएगा साथ में, प्रारंभिक परीक्षा इकाई 4, प्रीलिम्स यूनिट 4, मुख्य परीक्षा पेपर 1, पार्ट बी, यूनिट 2। लगभग 6 प्रश्न, अंक 12, ठीक है। 30 अंक हम सभी जानते हैं कि पूरी इकाई से 3 प्रश्न आपको 3 नंबर के पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाएंगे, और माफ करें, एक प्रश्न आपको 11 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये सबसे पहले आप लिख लें। ठीक है, ये सबसे पहले आप लिख लीजिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम किन किन चीज़ों को कवर करने वाले। प्रारंभिक परीक्षा में इकाई 4 और मुख्य परीक्षा में पेपर 1 पार्ट बी यूनिट नंबर 2, ये हमें कवर करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा में जैसा आप देख पा रहे हैं कि लगभग 6 प्रश्न, 5 से 6 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, और मुख्य परीक्षा में दोस्तों पूरी इकाई से 30 अंक का पूछा जाएगा। जितना डिजास्टर और वाटर मैनेजमेंट से पूछा जाएगा उतना ही इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाएगा, लेकिन आप अंतर देख सकते हैं, डिजास्टर और वाटर मैनेजमेंट को पूरा पढ़ने में हमें 20-22 क्लास लगती है, जबकि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने में हमें 40 क्लास के आसपास लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
चलें, तो अब हम दोस्तों थोड़ा पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है सिलेबस में। ठीक है, तो सिलेबस की चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में जैसा हमने बताया कि यूनिट नंबर 4 है, जिसमें भारत और विश्व का भूगोल दिया गया है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड दिया गया है। अब इसमें क्या क्या है, तो पहला टॉपिक इसमें है भौतिक भूगोल। पहला टॉपिक इसमें दिया गया है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। अब इसमें लिखा है कि भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश, इतनी बात यहां पर लिखी हुई है। अब जरा ध्यान दें, यहां पर उन्होंने अलग से नहीं लिखा कि भारत का भौतिक भूगोल या विश्व का भौतिक भूगोल। तो हम ये अंडरस्टूड करके चल रहे हैं कि चूंकि मेन हेडिंग में भारत और विश्व का भूगोल लिखा हुआ है, इसीलिए यहां पर भी भारत और विश्व के भौतिक भूगोल की चर्चा की गई है। तो भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं मुख्य रूप से, तो दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी में हम वो सारी चीजें पढ़ते हैं जो भूगोल की, जो हम भौतिक रूप में महसूस कर पाते हैं या देख पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसी में हम चर्चा करेंगे पर्वत की, इसी में हम भारत के पठार पढ़ रहे होंगे, प्लेटू पढ़ रहे होंगे, हम नदियों का अध्ययन करेंगे, हम रिवर्स को स्टडी करेंगे, हम झीलों की बात करेंगे, मैदान हम डिस्कस करेंगे, द्वीप की बात करेंगे। तो ये जो सारी चीजें इसमें शामिल हैं, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, झीलें, ठीक है, इन सभी की चर्चा हमें भौतिक भूगोल में करनी हो। और यहाँ पर जब इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे तो हमें तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि अगर किसी पर्वत के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट। फिर वो किस प्रकार से बना, और तीसरा उससे संबंधित कुछ विशेषताएं या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। यही प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और यहीं से मुख्य परीक्षा के सवाल भी बनते हैं, यहीं से मेंस एग्जामिनेशन के सवाल भी बनते हैं। अगला लेकिन इसमें लिखा हुआ है प्राकृतिक प्रदेश, नेचुरल रीजन। तो ये हमें थोड़ा अलग से पढ़ना होगा दोस्तों। अब प्राकृतिक प्रदेश का मतलब क्या है, तो अलग अलग क्लाइमेटिक जो नेचुरल रीजन्स होते हैं उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक, अगला फिर लिखा हुआ है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, और स्पष्ट करके लिखा है कि क्या क्या पढ़ना है। तो नेचुरल रिसोर्स में वन, फॉरेस्ट, भारत में कितने प्रकार के जंगल हैं, उसमें कौन कौन से पशु, पक्षी और पौधे, वनस्पतियां पाए जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल पाए जाते हैं, ये पढ़ना होगा। खनिज संपदा, मिनरल्स, मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। मेंस में 3-3 नंबर के सवाल बहुत पूछे जाते हैं मिनरल से, कि भारत में कोयले के 3 सीड्स उत्पादक कौन है, लोहे के 3 उत्पादक कौन है, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो खनिज में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हर एक मिनरल के बारे में बस ये पढ़ना कि कौन सा राज्य है जो इसके प्रमुख उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये प्रमुख टॉपिक रहेगा आपका खनिज वाला। जल नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नदियां पूछेगा तो कृषि के बारे में कुछ बेसिक बातें, बहुत बेसिक बातें। कृषि क्या है, कृषि के प्रकार क्या होते हैं, नगदी फसलें क्या होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हम पढ़ते हैं उसमें रबी, खरीफ, इन सब के जायद, ये फसलें क्या होती हैं, क्या इसमें आता है, और कौन सी फसल के लिए किस प्रकार के मौसम या जलवायु की आवश्यकता होती है, और भारत में कौन किसका किस स्थान पर उत्पादक है। ये बेसिक बातें हमें कृषि में पढ़नी होती। फिर अगला दिया हुआ है वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य सफारी। तो ये हमने आपसे क्या कहा था कि ये टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये कैसा टॉपिक है, स्टैटिक। और इसका नोट्स भी हमने आपको दे दिया है। हमने कहा था एनविस इंडिया का वेबसाइट कैसे चलाना है वो भी आपको बता दिया था कि आप जाइए एनविस इंडिया का वेबसाइट। ठीक है, याद होगा सभी लोगों को, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ अगर नहीं याद है तो, कि कैसे आपको ये कवर करना है दोस्तों। तो देखें, आप गूगल खोलें और जैसे यहीं पर आप जाएंगे,
तो हमने यहाँ पर आपसे एक फाइल खुलवाया कि एनविस इंडिया, ये एनविस इंडिया, तो देखिए ये www.envis.nic.in ये वेबसाइट खुलेगा। अब अगर ये नहीं खुल रहा है तो वहां पर एडवांस ऑप्शन आता है, एडवांस कई लोगों के फोन में नहीं खुलेगा, तो एडवांस में जाके कर देना प्रोसीड, ठीक है, प्रोसीड, क्योंकि नॉट सिक्योर्ड है इसीलिए। अब यहाँ जाकर के जैसा हमने कहा था कि आपको सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी, नेशनल पार्क मिल जाएंगे, कैसे पढ़ना है वो भी हमने आपको बता दिया था कि इसमें से खास तौर पर वो बातें पढ़िए जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुई है। तो हर एक चीज का लिस्ट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, नेशनल पार्क से लेके एवरीथिंग, हर चीज आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक। तो इस तरह से आप ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसे आप डालेंगे एनविस इंडिया, तो अबाउट नेशनल पार्क डाल देना, ये देखो आ गया एनविस सेंटर, ये है, सॉरी वेबसाइट ये है दोस्तों, माफ कीजिए, WII ये वाली वेबसाइट है, WIIenvis.nic. ठीक है, ओके, इसमें आपको सारी चीजें यहाँ से देखिए, ये सारी चीजें आपको मिली। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरिया वेबसाइट याद रखिएगा, WIIenvis.nic.in, ठीक, ये देखो जैसे आ गया, ये आ गया पूरी चीजें। तो इसमें जैसे नेशनल पार्क है तो दिया हुआ है नेशनल पार्क के बारे में, जैसे क्लिक करेंगे तो नेशनल पार्क खुल जाएंगे सारे के सारे। तो इसमें ये कंटेंट दिया हुआ है। अब ये टेबल कंटेंट है, इसमें सिर्फ आपको नाम याद रखने कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो जब आपको पता है कि ये वाला सेगमेंट आपको पढ़ना है, सोर्स आपके पास है, तो इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन 2-2 4-4 राज्य के राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ते जाइए, नेशनल पार्क को पढ़ते जाइए। तो जैसे जैसे आप इनको पढ़ते जाएंगे चीजें आपकी क्या होती जाएंगी, कंप्लीट होती जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसमें सारी चीजें थोड़ी ना पढ़ना है, जैसे नेशनल पार्क है तो आप मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क पर फोकस कीजिए, राष्ट्रीय उद्यान पूरे पढ़िए, अभ्यारण्य सिर्फ मध्य प्रदेश के, रामसर साइट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लीजिए, और ज्यादा होगा तो आप लोग एक बार पढ़ लो, फिर मैं एक बार आपको डिस्कस, ठीक है, सारी चीजें एक ही क्लास में, एक ही क्लास में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो ये लेकिन पढ़ना शुरू करें, अभी सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, फिर आप मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य पढ़ेंगे, फिर आप रामसर साइट पढ़ेंगे, फिर बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे, और फिर एक क्लास में बीच में हम 10-15-20 दिन के बाद जब तक आप लोग पढ़ लेंगे, हम एक क्लास में पूरा डिस्कशन कर लेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। ये बढ़िया रहेगा, तो आपका काम भी हो जाएगा और इससे पूरी चीजें आपको याद भी हो जाएंगी। तो ये वाला मसला थोड़ा आपको संभालना होगा, क्योंकि ये पूरा फैक्चुअल टॉपिक है, ठीक है। देखें जरा आगे, समझें अगले हिस्से में क्या दिया हुआ है। अगला फिर इसके बाद आता है सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी। अब इसमें हमें सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, सेंसस। तो भारत की जनगणना के बारे में डिटेल से पढ़ना होगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी जरूरी है। तो हम एक टॉपिक ही पढ़ेंगे, भारत की जनगणना, सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसमें इन सभी चीजों को हम कवर करेंगे। मेंस का भी एक इकोनॉमी में ये टॉपिक दिया है, वहां से भी कवर हो जाएगा, और प्रीलिम्स में ये टॉपिक बट नेचुरल सी बात है कि कवर हो ही जाएगा। ओके, इसके बाद है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें उद्योग, यातायात के संसाधन, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती। तो इसमें वो बेसिक चीजें पढ़ते हैं ना हम, कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो रेल, रोड, वाटर एंड एयर, इस यातायात के बारे में पढ़ना है। भारत के प्रमुख उद्योग कौन से हैं, मेजर इंडस्ट्री कौन सी है, हमें इस बारे में पढ़ना है। देखो यहाँ से प्रश्न उद्योग से नहीं बनेगा, प्रश्न यहाँ यातायात से बनेगा। उद्योग में एक टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, जो इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा कि नवरत्न कंपनी क्या होती है, मिनीरत्न कंपनी क्या होती है। तो बस ये बेसिक पॉइंट है जो इकोनॉमी वाले सेगमेंट के तहत वो आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर यातायात के साधनों से प्रश्न बन सकते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, इसे हमें अच्छे से कवर करना होगा, और यातायात के साधन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें थोड़ा अच्छे से कवर करना होगा, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स में ज्यादा टॉपिक,
फ्रेंकली स्पीकिंग प्रीलिम्स थोड़ा ज़्यादा बड़ा है क्योंकि इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा कवर करनी हो। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इंडियन ज्योग्राफी में हम कवर करेंगे, ये हो गया प्रीलिम्स का। अब हम मुख्य परीक्षा के सिलेबस की बात करते हैं। तो जैसा हमने कहा कि पेपर 1 पार्ट बी यूनिट नंबर 2 में ये दिया गया है, सिलेबस का हिस्सा है। क्या क्या टॉपिक है ये देख लेते हैं। पहला है भारत के भू आकृतिक प्रदेश, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। और नीचे लिखा हुआ इसी के नीचे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद। तो ये दोनों टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं। और ये प्रीलिम्स में कहाँ पर है, तो प्रीलिम्स में देख लीजिए जरा एक बार, प्रीलिम्स में भी ये टॉपिक है। प्रीलिम्स में ये जो पूरा भौतिक भूगोल है और प्राकृतिक प्रदेश है, ये इसी के तहत आता है। तो प्रीलिम्स का पहला टॉपिक और मेंस के आपके ये दो टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम एक साथ कवर करेंगे, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद, ये सब एक साथ। और भारत के भू आकृतिक प्रदेश, ये हमारा दूसरा चैप्टर होगा और इंडियन ज्योग्राफी का ये सबसे बड़ा चैप्टर, क्योंकि इसी अध्याय में आपको हिमालय पर्वत पढ़ना है, इसी में आपको पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीजें एक साथ पढ़नी है। तो बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, सबसे बड़ा चैप्टर यही है पूरे के पूरे भारत के भूगोल का। ठीक है, इसके बाद देखें, इसमें जो टॉपिक दिया है भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जिसमें हमें चर्चा करनी होगी मानसून, एल नीनो, वर्षा का वितरण, जलवायु प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश, जलवायु प्रदेश और भारत में ऋतु, ओरिजिन ऑफ मानसून सबसे इंपॉर्टेंट, एल नीनो प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये दोबारा से चर्चा में आ गया है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड क्लाइमेटिक रीजन। तो ये पूरा टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी से जुड़ जाता है। तो ये सारी चीजें हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें क्या करना है दोस्तों, कंप्लीट करना है। ठीक, चले फिर इसके बाद है भारत के प्राकृतिक संसाधन। तो दिया हुआ है, प्रीलिम्स में भी ये टॉपिक है। तो जल, वन, मृदा, जल, खनिज, ये प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। भारत में जनसंख्या, यस और नो, प्रीलिम्स में है कि नहीं है, सर पूरा प्रीलिम्स में है, मेंस में, ये भी हम कंप्लीट करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, ये भी आपको प्रीलिम्स में, लेकिन प्रीलिम्स में ये कहां पर है, यूनिट नंबर 7 में, तो हम यहीं पर कंप्लीट कर लेंगे। खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग, संभावनाएं, महत्व, उद्योगों का स्थानीयकरण, पूर्ववर्ती और अग्रवर्ती आवश्यकता, मांग आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन। तो एक टॉपिक छोड़ दीजिए दोस्तों जो आपके प्रीलिम्स में नहीं है, वो है भारत की जलवायु। बाकी पूरा टॉपिक आपका प्रीलिम्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा होगा तो हम पूरे टॉपिक पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ ही लेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 3 क्लास का टॉपिक है, लेकिन प्रश्न आ जाते हैं। भारत का जलवायु जो टॉपिक है वो प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में सीधे सीधे नहीं है, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी के तहत वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि प्रश्न बहुत बेसिक ही आपसे पूछेगा कि भारत में मानसून की कौन सी शाखाएं आती हैं, मैस्कराइन हाई क्या है, किस शाखा से कितनी वर्षा होती है, वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, वर्षा का वितरण कहाँ पर ज्यादा है। प्रश्न बेसिक ही आएंगे, लेकिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा और बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक पर अपनी कमांड एस्टैब्लिश कर। अंडरस्टूड, बात समझ में आई दोस्तों आपको। सिलेबस, तो सिलेबस आपने देख लिया ना, एक ही चीज में अंतर है और वो अंतर सिर्फ एक टॉपिक में हमें दिखाई दे, बाकी पूरे टॉपिक कॉमन है एज इट इज। बताइए यस और नो, टॉपिक क्लियर है, इसमें कोई डाउट? उज्जवल, इसमें बहुत नुकसान हो जाएगा आपका अगर प्रीलिम्स और मेंस का ज्योग्राफी का बैच आपने सेपरेट कर दिया, क्योंकि फिर आपको समझ ही नहीं आएगा आप क्या पढ़ो क्या छोड़ो, क्योंकि पढ़ना सब कुछ है। इसीलिए पूरा ही पढ़ना है तो प्रीलिम्स और मेंस एक साथ पढ़ लिया जाए, है ना। ऑल क्लियर? ठीक है, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर होना, दैट इज मैंडेटरी। अभी एक फाइल है जो हमने आपको प्रोवाइड की थी जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जब हम पढ़ रहे थे तो शुरुआत में ही मैंने आपको एक सिलेबस का फाइल प्रोवाइड किया था। अगर आप में से किसी ने वो नहीं निकलवाया है तो मैं उसे दोबारा अपलोड करवाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस दिया हुआ था। तो उस टाइम हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था,
आज हम थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, हाल ही में प्रीलिम्स में प्रश्न कैसे आए हैं और विशेष तौर पर मुख्य परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो फाइल नहीं निकलवाई है दोस्तों, उस फाइल को ज़रूर आप निकलवा लीजिएगा। और सारा सिलेबस क्लियर होना चाहिए। आप चाहें तो सिलेबस को अपनी कॉपी के पहले पेजेस पे भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, आप सीधा अध्याय हम शुरू करेंगे तो वहां से भी आप लिखना शुरू कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि पहला जो पेज है आगे पीछे, पहला पेज आगे पीछे खाली छोड़िएगा, उसमें आप इंडेक्स बनाओगे। इंडेक्स का मतलब क्या है, जैसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा भारत का सामान्य, मैं तो कहूंगा आप 2 पेज छोड़, तो भारत के सामान्य परिचय में 6-7 टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो उसको इंडेक्स के रूप में लिखते हैं, है ना। जैसे एक मुझे स्टूडेंट ने अभी नोट्स दिखाए, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, उसने अपने नोट्स दिखाए, तो पता है उसने क्या कर रखा है, उसने पहले एक ही पेज छोड़ा है, तो उस पर उसने चैप्टर के नाम लिखे। जैसे एक चैप्टर है भारत का सामान्य परिचय मान लेते हैं, तो उसने लिख लिया कि ये पेज नंबर 3 से शुरू। फिर उसने क्या किया कि जो मैं आयाम आपको बनवाता हूं, तो उसने लिखा अध्याय 1 भारत का सामान्य परिचय, और पूरा पेज उसका खाली है, और उस पेज पे उसने उसके आयामों के पेज नंबर, कि सामान्य परिचय में भारत के अक्षांश देशांतर पेज नंबर 10, भारत के पड़ोसी राज्य पेज नंबर 11, भारत की तटीय रेखा पेज नंबर 18, इस तरह से उसने, तो बहुत इजी हो जाता है। कहा कि सर अब हमने सारे उसमें अपनाया, और जब हमने एग्ज़ाम दिया तो हमारे लिए बहुत इजी था, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी चीज़ें मिल जाती थी रिवाइज करने के लिए। तो हाँ, अभी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पेज नंबर लिखना पड़ेगा हर पेज के ऊपर, जगह छोड़नी पड़ेगी, जगह तो छोड़ ही रहे हो ना, ये पूरी लाइन तो ऐसे छोड़ ही रहे हो, तो यहाँ पेज नंबर लिखते जाना, लेकिन इन चीज़ों का फ़ायदा आपको बहुत मिलता है, दैट इज़ मोस्ट। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो सबसे पहले मुख्य परीक्षा के प्रश्न देखते हैं 2021 के। 2021 का मेंस हाल ही में हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। तो आइए इसके प्रश्न देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए। ये तो पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 तो हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री के प्रश्न हमें नहीं देखना है। अब हम आते हैं सीधा पार्ट बी में, ये रहा पार्ट बी। ओके, पार्ट बी में इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न हमें अभी डिस्कस नहीं करना। अब ये प्रश्न है, ये आप कह सकते हैं इंडियन का भी है, या कुछ कहेंगे कि सर ये एमपी से है, कि मालवा के पठार का विस्तृत क्षेत्र समतल क्यों है। वाई इज द वास्ट एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू इज फ्लैट। ये मुश्किल प्रश्न है दोस्तों, आसान प्रश्न नहीं है, क्योंकि हम इस तरह से चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं। चाहे आप एमपी में पढ़ें, चाहे आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ें, हम इन बातों की चर्चा कभी नहीं करते हैं। तो ये मुश्किल प्रश्न है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ऐसे प्रश्न आ जाए, हालांकि हम अलग तरह से पढ़ते हैं, लेकिन उस नॉलेज को सिंक कैसे करना। जो चीज हमने किसी दूसरे रूप में पढ़ी हुई है, तो अगर इस रूप में पूछ ली गई, तो आखिर हम उसे किस तरह कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान देते हैं। अगला देखिए, बराक नदी भारत के किन 2 राज्यों की प्रमुख नदी। बहुत प्यारा प्रश्न है दोस्तों, कि बराक नदी भारत के किन 2 राज्यों की प्रमुख नदी है। तो ये प्रश्न भी सीधा सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा गया है। हम जब नदियां पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि कौन सी नदी किन राज्यों से होकर के बहती है, तो ये वाली जानकारी ऑलरेडी हम पढ़ते हैं। 3-3 नंबर में ये प्रश्न है। ठीक, ओके, हालांकि इसका जवाब आसान है, समतल क्यों है, इसका जवाब आसान है, लेकिन आपको लिंक करना पड़ेगा कि सर चूंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से हुआ है, और ज्वालामुखी भी कौन सा, दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है, तो इसी कारण से ये समतल है। ठीक है, दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से। अब आगे देखें आप, ये तो हो गए 3-3 नंबर के प्रश्न। अब जरा 5 नंबर के प्रश्नों की हम चर्चा। तो 5 नंबर में एक प्रश्न पूछा गया, लूनी नदी का संक्षिप्त विवरण दीजिए। कई बार ना ऐसे प्रश्न थोड़ा थोड़ा सा परेशान करते हैं हमें, इसलिए हमें परेशान करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम सोचते हैं कि इन नदियों के बारे में 5 नंबर का कैसे ही पूछेगा, तो हम पढ़ते भी नहीं है। हम पढ़ेंगे तो हम 2-4-5 लाइन पढ़ के आगे बढ़ा देंगे। हमारा फोकस किस पर होता है, बड़ी नदियों के ऊपर, और ये सही भी है, गलत नहीं है कि एक प्रश्न के पीछे हम अपनी रणनीति नहीं बदल सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर नदी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़े, ठीक है, लेकिन चूंकि लूनी नदी अपने आप में विशेष महत्व रखती है, राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण नदी प्रणाली में से एक है,
और भारत की उन नदियों में शामिल है जो अंतः स्थलीय नदियां हैं, जो कि इनलैंड रिवर है। इनलैंड रिवर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ऐसी नदी जो कि किसी समुद्र या महासागर में जाके नहीं मिलती है, बल्कि रेगिस्तान या जमीन पर ही खत्म हो जाती है। मतलब हमारी भाषा में अगर उसको सामान्य भाषा में समझें तो अधूरा प्यार है कि नहीं? तो हम सबके प्यार कैसे होते हैं? अधूरे ही होते हैं। शुरुआत की, बड़ा प्यार व्यार हुआ स्कूल में, और खत्म कहानी, आगे बढ़ जाते हैं। तो अधूरे प्यार की कहानी है दोस्तों, लूनी नदी की कहानी, जो अपने सोर्स तक जा ही नहीं पाई, लैला मजनू हो गए, है कि नहीं? तो ये वाली चीज आपको याद रखना। तो लूनी नदी के बारे में 5 नंबर का सवाल पूछ लिया, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, दैट इज अमेजिंग, सरप्राइजिंग है कि ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है कि हम भारत के खनिजों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाउ कैन वी कंजर्व द मिनरल्स ऑफ इंडिया? फिर नहीं है प्रश्न। फिर मध्य प्रदेश से प्रश्न है, आर्सेनिक, खतर और आपदा के बीच का अंतर। अब तो आप बहुत अच्छे से लिख देंगे, पूरी उम्मीद है। इसके बाद देखें, एक प्रश्न यहाँ है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का वर्णन। ऐसे प्रश्न एक्सपेक्टेड होते हैं और हमारी तैयारी भी इसी हिसाब से होती है कि ऐसे प्रश्न अगर आ गए तो हम कैसे टैकल करेंगे। तो हिमालय के अलग अलग तरीके से विभाजन है। एक हिमालय का कालानुक्रम विभाजन है, अर्थात क्रोनोलॉजिकल डिवीजन है। एक हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, रीजनल डिवीजन है। तो हम हिमालय के जब विभाजन को पढ़ते हैं तो वहीं पर हम ये सारी बातें इतना डिटेल से लिखते हैं कि आपको 11 नंबर क्या, अगर 500 वर्ड भी लिखना पड़े तो भी आप इजीली उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न। राष्ट्रीय जल ग्रिड का निर्माण, ये यातायात से प्रश्न पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है। लेकिन जो मुझे पता है कि कोई भी होता तो इस प्रश्न को तो अटेम्प्ट नहीं करता। 99% लोग ऊपर वाला प्रश्न ही अटेम्प्ट करने वाले हैं, और मेरी भी आपसे यही उम्मीद है कि अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप भी ऊपर वाला प्रश्न ही अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि उस पर कमांड आपकी बहुत अच्छी होगी और उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों ने करके रखी हो। ठीक है दोस्तों, बढ़िया। तो अच्छे प्रश्न आए, बहुत मुश्किल प्रश्न यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलते, बाकी दूर संवेदन वगैरह ये सारी चीज। तो ये तो हो गया जीएस पेपर 1 जो हाल ही में हुआ था। 2020 का क्वेश्चन पेपर और देख लेते हैं, बाकी मुझे पता है कि आप लोग देख लोगे। ठीक है, बाकी प्रश्न आप लोग देख लोगे। आप लोगों ने उसके प्रश्न भी लगा लिए थे ना दोस्तों, यूनिट 10 के, जो हमने आपसे कहा था कि एक बार प्रश्न पढ़ लीजिएगा, सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि देखो यार, आधा आधा काम करना पड़ेगा दोनों को। अगर सारी चीजें हम क्लास में करने लगे तो समय की कमी पड़ जाएगी। देखें जरा, एक प्रश्न है जो 2020 में पूछा गया, चिनाब नदी की 3 प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखें। आसान है, कोई समस्या है इसमें? बताएं दोस्तों, बस हमें एक आइडिया मिल गया कि सर नदियों की सहायक नदियां पूछी जाती हैं, और ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल नदी पूछी, चिनाब नदी के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण नदी चिनाब नदी, आप पढ़ते हैं एमपी में, आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो चिनाब नदी के बारे में। तो चिनाब की 3 प्रमुख सहायक नदियां पूछी गई हैं। चिनाब नदी किस चीज के लिए जानी जाती है दोस्तों, बताएंगे आप लोग? चिनाब किस चीज के लिए फेमस है? क्या बात है, चिनाब नदी, हालांकि मध्य प्रदेश में भी चर्चा होगी, या फिर इंडियन ज्योग्राफी तो हम पढ़ेंगे चिनाब नदी के बारे में, है ना। चिनाब नदी जानी जाती है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा पानी वाली ट्रिब्यूटरी है सिंधु नदी की, सबसे ज्यादा पानी वाली। इस चीज के लिए चिनाब फेमस है दोस्तों, है ना, सिंधु की सहायक नदी है। वेरी गुड, तो ये प्रश्न यहां से पूछा गया, अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न। करेवा मिट्टी क्या है? यह भारत के किस भाग में पाई जाती है? करेवा के बारे में जब हमने पहली बार यूट्यूब पर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई थी, उसी साल प्रश्न भी आया था प्रीलिम्स में, कि कश्मीर के क्षेत्रों में, कश्मीर की घाटी में करेवा नाम की मिट्टी पाई जाती है, जो कि हिमनद और झील के अवसाद हैं या निक्षेप हैं, उन्हीं से ये बना हुआ। तो हम पढ़ेंगे, ये ग्लेशियल डिपॉजिट कहा जाता है, ल्यूक्राइन डिपॉजिट कहा जाता है, और ये केसर की खेती के लिए बड़े प्रसिद्ध है। यहाँ पर सेफ्रॉन का एग्रीकल्चर किया जाता है, एंड इट इज फेमस फॉर दी सेफ्रॉन एग्रीकल्चर दोस्तों, बहुत बड़े पैमाने पर फेमस है ये सेफ्रॉन की खेती के। अगला पूछा गया कि नीली क्रांति क्या है? भारत के किस जिले को झींगा मछली की
राजधानी कहा जाता है? ये अच्छा प्रश्न, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको स्टैटिक जीके पता है तो ये प्रश्न आ जाएगा, नहीं पता तो ऐसा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि एग्रीकल्चर में जब हमने इसको पढ़ाया था तब हमने ये करवाया हुआ था, बट फिर भी नहीं भी पता ऐसे प्रश्न तो घबराया नहीं जाता। मेंस का कट ऑफ 60-55% हो, तो अगर ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपसे नहीं बनेंगे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, या ये करने की जरूरत नहीं है कि आप अपनी पूरी चीजों को छोड़ दें जो आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नर्मदा और तापी नदियां किस स्थान पर एक दूसरे के सबसे नजदीक होती हैं? तो मध्य प्रदेश का प्रश्न है ये, पर ठीक है हम पढ़ लेंगे एक बार कि नर्मदा और तापी नदियां सबसे समीप एक दूसरे के कहाँ होती हैं? तो गुजरात क्षेत्र में होती हैं, है ना। गुजरात का जो रीजन है वहां पर ये नदियां एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब होती। तो ये 2020 के अति लघुत्तरीय। अब देखें लघुत्तरीय प्रश्नों, लेटेराइट मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लेटेराइट सॉइल? तो भारत की मिट्टियां, परंपरागत तरीके से भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। हालांकि अब हमने इसे चेंज कर दिया है, अब हम अमेरिकन वेज को अपना रहे हैं टू मेजर द इंडियन सॉइल। अब 8 तरीके नहीं, अब अलग अलग प्रकार है मिट्टियों के। पर लैटेराइट मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, ये 5 नंबर में लिखना है। भारत के हुगली बेसिन में जूट मिलों के केंद्रीयकरण का कारण बताइए। तो उद्योग एक प्रश्न है, देखा होगा आपने, उद्योगों के बारे में लिखना है हमें, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योगों की एक स्थिति। तो वहां से यह प्रश्न कि भारत के हुगली बेसिन में ही जूट मिलों का केंद्रीकरण क्यों है, इसका कारण आपको बताना। दीर्घ उत्तरीय में देखिए जलवायु क्षेत्र टॉपिक है मेंस में, वहीं से यह प्रश्न आया कि कॉपिन और थान ट्वेट के अनुसार भारत की जलवायु को कितने क्षेत्रों में बांटा, भारत की जलवायु को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, यह प्रश्न पूछा गया। भारत में मानसून की उत्पत्ति पर विवेचना, डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ मानसून इन, इसमें से कोई एक करना था। तो ये प्रश्न ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली, ये आप लिख सकते हैं। हालांकि ऊपर वाला भी मुश्किल नहीं है, पर नीचे वाला जब आप पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा आसान लगेगा कि भारत में आखिरकार मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे इंडिया में मानसून का। तो प्रश्न में एक बात तो दोस्तों आपको मानना पड़ेगा कि लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ 11 नंबर में जरूर प्रश्न आसान है, पर 3 नंबर या 5 नंबर में हमने देखा है कि एक दो प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी से ऐसे आ रहे हैं जो थोड़ी सी मुश्किल पैदा करते हैं। इसीलिए आप याद कीजिए, मैं डे 1 से आपसे क्या कह रहा हूँ कि जो ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होते हैं इसमें स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, क्योंकि इनका स्कोप बहुत बड़ा है, टॉपिक बहुत बड़ा है, तो प्रश्न कहीं से भी पूछ। जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, जीआईएस, जीपीएस, एनर्जी, एनवायरनमेंट, इन सब में प्रश्नों को अटेम्प्ट करना कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि टॉपिक का जो स्कोप और डायमेंशन है वो कम होते हैं, जिस वजह से आप ज्यादा चीजों को कवर कर सकते। तो ऐसे प्रश्नों से कभी भी आपको परेशान नहीं होना है, मानकर के ही चलना है कि एक दो प्रश्न तो हमारी रेंज से बाहर जाएंगे। लेकिन जैसा हमने कहा कि 3, 2, 5 और एक 6 प्रश्न आना है, तो 6 में से मान के चलना दोस्तों 5 प्रश्न हमेशा आपकी रेंज में रहेंगे। 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो आप अटेम्प्ट कर लोगे। एक प्रश्न में आपको समस्या जाएगी तो ये बड़ी बात नहीं है, वो समस्या सिर्फ आपको नहीं जाएगी, हर उस व्यक्ति को जाएगी जो उस मुख्य परीक्षा में। ठीक है, तो कभी भी ऐसे प्रश्नों को देख करके अपनी पूरी रणनीति मत बदला करो। एक प्रश्न की वजह से या 2 प्रश्नों की वजह से सब कुछ नहीं बदलता, पूरी स्ट्रेटेजी नहीं बदलती, इस बात का आपको विशेष ध्यान रख। अंडरस्टूड? यहां तक बात क्लियर है? यहां तक सारी बातें स्पष्ट हैं दोस्तों? बताइए एक बार, कोई डाउट? ये आपके मुख्य परीक्षा के बस मैंने आपको 2 साल के प्रश्न, बाकी मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग पुराने प्रश्नों को पढ़ लेंगे जो यहाँ पर दिए गए हैं। 2019 के प्रश्न हैं, सारे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, तो एक बार आप लोग इन सबको जरूर पढ़ लेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप एक बार ध्यान से देख के इनको पढ़ लीजिए। ठीक, चले अब थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं
प्रारंभिक परीक्षा के बारे में कि प्रीलिम्स में आखिरकार कैसे सवाल पूछे गए। ठीक, हम यहाँ से देखेंगे 2020 इस बाकी पुराने प्रश्न आप सॉल्व करेंगे एक बार खुद। एक सेकंड दीजिए, मुझे बताएं पहले यहाँ तक कोई समस्या। थैंक यू आनंद, थैंक यू। 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, 1.5 घंटे का। ओके, चलिए 1 मिनट दीजिए मुझे दोस्तों। ओके, मैं एक बार देखता हूँ अफसाना इस बारे में। ठीक, तो देखो, एक बात तो तय है दोस्तों कि ज्योग्राफी ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं तो ये इतना इंटरेस्टिंग है, स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी। अभी तो हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इसमें जितना ज़्यादा आप लॉजिकल हो पाएंगे, जितना ज़्यादा आप मेरे एग्जाम्पल से रिलेट कर पाएंगे, जितना आप समझेंगे, उतना आपको मज़ा आएगा। और ट्रस्ट में आपको बहुत सारी नई बातें जानने के लिए। जैसे चलो मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, आप मुझे जवाब दीजिएगा कि मटके में जो पानी रखा रहता है वो ठंडा क्यों हो जाता है गर्मी के दिनों में, या गर्मी के दिनों में पृथ्वी के नीचे से जब आप पानी निकालते हैं तो वो ठंडा क्यों हो जाता है। आपने देखा होगा ना कि जो गर्मी के दिनों में अगर आप हैंडपंप वगैरह से पानी निकालेंगे तो वो कंपैरेटिवली ठंडा पानी आएगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? एनी रीजन है ना? तो बड़ा ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अगर अपन इंटरेक्ट करते रहे दोनों तो बहुत बढ़िया रहेगा। बताइए एक बार। अर्थ का टेम्परेचर सेम रहता है, और नेट से देख के मत बताना कोई भी। सर 2 मिनट कमेंट बंद किया, खट से गूगल किया और छाप दिया आंसर, है कि नहीं? चलो बताओ, पहले आंसर दो। बहुत बढ़िया, एक जवाब आया अफसाना का। नहीं, अफसाना ने बिल्कुल सही आंसर किया है। हाँ, कैपिलरी भी हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन के कारण, वाष्पीकरण के कारण, एवेपोरेशन के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। क्या होता है कि गर्मी में तापमान जब बढ़ता है तो पानी का वाष्पीकरण होता है। तो ऐसा नहीं कि नीचे नहीं होता, नीचे से भी पानी का वाष्पीकरण होता है। तो जब 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 पानी का एवापोरेशन होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पानी भरा हुआ है नीचे पर, अर्थ के थोड़ा अंदर है और ऊपर मिट्टी है, तो जब पानी का वाष्पीकरण होता है दोस्तों, तो इसी के साथ पानी की ऊर्जा का स्थानांतरण भी हो जाता है, एनर्जी का ट्रांसफर भी हो जाता है। और एक शब्द आपने पढ़ा होगा, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा जो है यहाँ से बाहर निकल जाती है, जिस वजह से पानी का तापमान कम हो जाता है। एनर्जी की वजह से पानी गर्म है, अगर वो एनर्जी ही वहां से ट्रांसफर कर दी जाए तो क्या होगा दोस्तों? पानी अपने आप ठंडा हो जाएगा। तो यही रीजन है कि एवेपोरेशन की वजह से, वाष्पोत्सर्जन की वजह से जो पानी है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत बढ़िया चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगे। तो बढ़िया ऐसे प्रश्न करते रहेंगे, इंटरेक्शन करते रहेंगे और चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। तो जितना आप इमेजिन करोगे चीजों को,
डायग्राम पे जितना फोकस करोगे, मैप पर जितना फोकस करोगे, उतना ज़्यादा फायदा आपको ज्योग्राफी में मिलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा बातों पर, जो हम लिखेंगे, जो हम पढ़ेंगे, बहुत सारे खूबसूरत उदाहरण देंगे ताकि आपको हर एक बात समझ में आए। अंडरस्टूड है दोस्तों, सारी बातें क्लियर? ठीक, तो चलो एक बार जल्दी से प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग बताइएगा किसने कौन सी गलतियां की थी प्रीलिम्स में। पहले हम शुरू करते हैं 2000 बस। मुझे लगता है कि कई बार मेरा और टेक्निकल एरर का जो नाता है, रिश्ता नाता है, वो बड़ा ही लैला मजनू टाइप है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ मेरे मेरी पत्नी की तरह है, बड़ा मतलब। ठीक है, तो लेकिन कई इतना इतना तो हम और हमारी पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते जितना प्रेम तकनीकी खराबियां हमसे करती। देख रहे हैं, काम ही नहीं कर रहा। और ये हमेशा होता है, हमेशा। मैं यहाँ हूँ तो भी होगा। चलो यहाँ से शुरू कर। देखिए, 2022 में एक प्रश्न है जनगणना से। कहाँ से प्रश्न है? 2000। नहीं नहीं भैया, मैम सुनेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे फिर हम। ठीक है। क्या चाह रहे हो तुम? कल मैं क्लास ना ले पाऊँ, ये चाह रहे हो क्या? मैम के प्रकोप की वजह से, क्योंकि फिर कल का पूरा दिन हमें मनाने में लग जाएगा। ठीक है, गाना गाना पड़ेगा, तुम यूं रूठी रहो मैं मनाता रहूं, मजा जीने का तभी बहुत आता है। गाना तो बढ़िया है वैसे वो। चलो देखिए, प्रश्न देखें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, अच्छा यही वो फाइल है, अगर आप में से निकलवा ली है लोगों ने तो मत निकलवाइएगा, जिसने नहीं निकलवाई है वो निकलवा लीजिए और अपने पास रख लीजिए बंडल सा बना के। बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है ये। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन? तो ग्रोथ रेट पूछी है, वो भी स्टेट के लेवल पर। इसका सही जवाब था मेघालय। अच्छा प्रश्न है, आसान नहीं है, अच्छा प्रश्न पूछा गया यहाँ पर। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट? ये मुश्किल नहीं है, ये आसान प्रश्न है, मिजोरम। ठीक है, इन राज्यों में पूछा गया था। भारत में लौह अयस्क, दो प्रश्न किससे पूछ लिए गए? जनगणना से पूछ लिए गए। दो प्रश्न कहां से पूछे गए? जनगणना से पूछे गए। ओके, अब बताइएगा जरा कौन कौन से प्रश्न आपने गलत किए थे, क्योंकि वही चीजें हमें ठीक करनी है कि सर ये गलतियां हमने की थी, ये गलतियां हम दोबारा नहीं करना चाहते। अगला है, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो, ऐसे प्रश्न जब भी आए तो पहले इन चीजों को हाईलाइट करो, नहीं है। देखो दोस्तों, मैं दो बातें आपको बता दूं, प्लीज ओएमआर पे प्रैक्टिस करना, बिकॉज आपको बहुत चुभेगा जब आप सड़ा सा प्रश्न गलत करके आओगे सिर्फ और सिर्फ ओएमआर की वजह से। ओएमआर बहुत अच्छे से कम से कम 1000 गोले लगा करके जाओ, 1000 प्रश्न स्केल की सहायता से लगाओ, जैसे भी लगाना है। स्केल कौन सी? ट्रांसपेरेंट स्केल नहीं, स्टील वाली स्केल रखा करो। ठीक है, पर बहुत जरूरी है गोले लगाना। और ये टेक्निक हाईलाइट कर दो, नहीं है। इंग्लिश में और ध्यान देना, नॉट करेक्ट, देखो लिखा है इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, हाईलाइट करो ताकि दिमाग में ही समझ में आए कि हमें क्या तलाश करनी है। हमें तलाश करनी है जो नहीं है, उस चीज की तलाश करनी है। ठीक है, तो क्या क्या पूछा? क्या हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं? यही स्टेटमेंट गलत था। देश के लौह अयस्क की कुल संचित भंडार का 80% झारखंड एवं उड़ीसा में है। कर्नाटक राज्य में बेलारी अयस्क लौह अयस्क का मुख्य खनन क्षेत्र है। मयूरभंज जिले का लौह अयस्क में उड़ीसा में महत्वपूर्ण स्थान। तो ये इस तरह के प्रश्न पूछे गए। अच्छा प्रश्न है, मिनरल से पूछा गया। 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था? ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द कंट्री? तो ये एग्रीकल्चर से पूछा, कृषि से पूछा जाने वाला सवाल है। तो मैंने कहा ना कि कृषि, खनिज ये आसान टॉपिक नहीं होते, बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत फैक्चुअल डेटा पूछा जाता है। ठीक है, तो कृषि से पूछा गया, जवाब था गुजरात। गुजरात। सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सुंदरबन में किस प्रकार के ट्री पाए जाते हैं? तो इसमें यह आसान प्रश्न है दोस्तों। इसमें ज्वारीय वन पाए जाते हैं, जिन्हें हम मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जानते हैं, मैंग्रोव वेजिटेशन। और हमने ये डिजास्टर मैनेजमेंट भी में भी पढ़ा था कि अगर आप आपदा का न्यूनीकरण करना चाहते हैं तो चक्रवात के नुकसान को कम करने के लिए, सुनामी से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, जो पूरा भारत का तटीय क्षेत्र है, कोस्टल रीजन है, वहां पर आप मैंग्रोव वेजिटेशन का प्लांटेशन कीजिए। जितना मैंग्रोव आप लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन होगा। बिकॉज सुनामी जब 2004 में आई थी तब भी ये देखा गया था कि जिन क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति की अधिकता थी उन क्षेत्रों में नुकसान कम से कम हुआ है, पर जिन क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति नहीं थी वहां पर नुकसान ज्यादा देखा। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, है ना, अखरानी, हाँ कर सकते हैं, अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? तो ये एमपी से आया हुआ प्रश्न था, जवाब है नर्मदा। ये ठीक गया। ठीक, तो ये दोस्तों आपके प्रश्न है प्रारंभिक परीक्षा के। बाकी प्रश्न एक बार आप जरूर इस पीडीएफ से देख करके पढ़िएगा सारी चीज़ों को। ठीक है, ध्यान से इन सभी चीज़ों को पढ़िए, एक बार रीड कीजिए, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो सभी महत्वपूर्ण बातें जो आज की क्लास से जुड़ी हुई थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। हमने सिलेबस भी डिस्कस कर लिया, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात भी कर ली। अब कल से हम पहला अध्याय शुरू करेंगे, तो अभी से आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, अध्याय 1। अध्याय 1, भारत का सामान्य परिचय। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से एक सवाल आता ही आता है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जनरल इंट्रोडक्शन, ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में यहां से सवाल नहीं आएगा। ठीक है, वेटेज तो आपको पता ही है, 10 प्रश्न आपके प्रीलिम्स में आना है, 30 नंबर का आपको मेंस में आना है। शुरू में बताया, शायद आप क्लास लेट आए। एक्चुअल में आप लोग ये करते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, ऑफलाइन में सब नहीं हो पाता, एक बार क्लास में आए तो आए, ऑनलाइन में आप लोग बीच में टपक जाते कभी भी, ऐसे बीच में, है ना, तो कुछ समझ ही नहीं आता। अब वही बात है कि भैया शादी में आए, फेरे चल रहे थे, एक आखिरी फेरे पे आप आए और आपने कहा अरे एक ही फेरा हुआ, बाकी 6 फेरे तो हुए ही नहीं, कैसी शादी कर रहे हो? ठीक है, ये समस्या हो जाती है कई बार, है कि नहीं? तो बस ध्यान रखो इन बातों का। हाँ चलो, बढ़िया तरीके से पढ़ो और बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ना है चीज़ों को, बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करनी है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से मेहनत करनी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और खुशी खुशी मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब मुझे बताएं कि आपके कोई भी डाउट है क्या? अगर आप कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये डाउट है, इस विषय को लेकर के कोई भी समस्या है बता दीजिए। ओके, जो जॉब करते हैं वो देखिए, आप हमारे साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। लेट्स अज्यूम कि आपने एक दो प्रश्न मैंने लिखने के लिए दिए, आप लिख करके लाए, अगले दिन हम आपको उसका मॉडल आंसर बताएंगे। तो जब हम आपको उसका मॉडल आंसर बताएंगे तो वहीं पर आप चेक कर लीजिए। अरे भाई 8 फेरे होंगे? नहीं, ऐसा मत करो यार। ठीक है, गाना नहीं सुने, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, कौन दिशा में लेके चला। सर मिनट वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हाँ, एक प्रश्न मुश्किल आया था इसलिए गलत हो गया था, नहीं होंगे बाकी गलत। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रीलिम्स के लिए खत्म हुई है, मेंस के लिए नहीं। सर मेरी प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अफसाना सर, प्लीज़ प्रीवियस की वाली हाँ ठीक है, हम डलवा देंगे भावना। तो हिस्ट्री के लिए कुछ कीजिए क्योंकि
हाँ अभिषेक, 1 या 2 दिन में हिस्ट्री का अपडेट मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर जाके मेरी क्लासेस डली हुई हैं हिस्ट्री की, आप पढ़ सकते हैं मेंस के लिए 3 महीने। वेरी गुड मंजू। नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्योग्राफी में तो नहीं पड़ेगी, वर्ल्ड मैप। हाँ वो प्री एग्जाम में आएगा, प्री के लिए सफिशिएंट है। नहीं टेंशन क्या होना है सृष्टि, आप तो खुश होना चाहिए। पहले में क्या होता है, जब पहला प्रीलिम्स होता है ना तो टेंशन मत लो। देखो पहला प्रीलिम, ऐसा सोचा करो कि पहला मुझसे कोई क्या ही कहेगा, तो मुझे तो बस जाके एग्जाम देना है। तो ऐसा होता है ना कि जब आपने देखा होगा, जब क्रिकेट देखते हो आप लोग, तो क्रिकेट में कोई खिलाड़ी नया आता है तो वो बहुत निर्भीक होकर खेलता है, उसका टेंशन नहीं होती कि उसका नाम होता नहीं है, रेपुटेशन होती नहीं है। नाम बनाने की टेंशन जरूर है, लेकिन फिर भी वो नेचुरल गेम खेलता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, फिर वो थोड़ा जिम्मेदारी से खेलने लगता है कि अब टीम का भरोसा है हम पे, हमें टिकना होगा। तो यही आपकी बात है, पहला है टेंशन नहीं लेना है आप। ठीक है, हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं हिस्ट्री ओल्ड नोट से। हाँ 10 सेकेंड स्किप का ऑप्शन आ जाएगा। मेंस के लिए कितना टाइम मिलेगा, 3 महीने। फिर खान, नहीं नहीं मेरी फिर प्रीलिम्स के बाद देखिए, खान सर की मैपिंग सफिशिएंट है। बिल्कुल नेहा। क्वेश्चन, नहीं नहीं इसी में हो जाएगा अनामिका, लेकिन लेना है तो ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, घटना चक्र वगैरह ले सकते हो। हाँ ये गलत नहीं होना चाहिए, इस बार मेहनत करके जाना। वेबसाइट वालों के कमेंट, यार मैं कल से कुछ करता हूँ यार, यहाँ पे समस्या है देखने में, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाता हूँ। वो ये रहा है कि 2 एप्लीकेशन हो जा रही है शायद और एक वेबसाइट, तो कमेंट आप समझ पा रहे हैं, 3 जगह कमेंट ले पाना आसान नहीं होता, पर फिर भी मैं कराता हूँ। 3 सब्जेक्ट लेकर के चलिए बहुत है। हाँ यार मैंने देखा था, क्लास के बाद देखा था, लेकिन आप लोगों की क्लास थी शाम को उसके बाद। हाँ भी प्रीलिम्स के लिए पढ़ी, कल पक्का प्रकाश। बढ़िया है मुझे, कोई दिक्कत। हाँ फिर से नोट्स बना लीजिए। हाँ अरे मैं भैया, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कल मतलब क्या है, शाम को क्लास थी, अब मेरा तो बस नहीं चल रहा था, लेकिन क्या है आपका एग्ज़ाम पास में है, नहीं तो मैं क्लास भी नहीं लेता कल। मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ, और इंडिया पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं लेता। अच्छा आप लोग के पास तो विकल्प रहता है। अब मैं तो टीवी नहीं चला सकता ना, लेकिन आप में से मुझे पूरा भरोसा है, आधे लोगों ने कल मेरी क्लास नहीं की होगी, बाद में देखा होगा रिकॉर्डिंग। अरे ठीक है सर तो पढ़ा ही देंगे, है ना। तो आप तो बढ़िया, मैं तो क्लास लेना ही लेना है। आ, अच्छा जिस दिन फाइनल होगा और इंडिया पहुंची तो फिर मैं शाम वाली क्लास तो नहीं रखूंगा। हाँ बढ़िया मैच हुआ था। ठीक है। हाँ वो भी आया था, वो भी मैंने करवाया हुआ है लास्ट टाइम। ठीक, चलो तो आ जाएगा, तो फिर कल आप लोगों से मिलते हैं, रिकॉर्ड वीडियो देखते हैं। हाँ कोई डाउट है तो आप क्लास में आके पूछ सकते हैं, कल पक्का। ठीक, तो कल मिलते हैं आप लोगों से, बढ़िया। इसी 11:45 पे 3 घंटे की क्लास होगी, और फिर टॉपिक को शुरू करेंगे। ये पीडीएफ मैं अपलोड करा रहा हूँ, तो आप एक बार इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा, जो कुछ भी है। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए सभी लोग अपना, थैंक यू सो मच। शाम को भी मिलेंगे हालांकि आपसे हम।